भूमिका प्रजापति। सो ये हमारा 8th लेक्चर है। एज आई सेड कि हम अभी तक पूरा मगध एम्पायर का कैसे राइज हुआ, देन हमने कम्प्लीटली मौर्यन एम्पायर में कितने रूलर्स थे उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। आज का लेक्चर जो है हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड आर्ट पर होगा, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, कितने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके का था, देन हम जो स्तूपाज है उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहली चीज़ एज आई सेड कि हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमें ये तो देखना पड़ेगा कि मौर्यंस के टाइम पर ये लोग रूल किस तरीके से करते थे, ये लोग किस तरीके से डिवाइडेड था, कौन इनका हेड था, कितने पार्ट्स में इन लोगों का डिवीजन हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता था सोसाइटी का, वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, राइट। सो देखें, हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरह हर सिविलाइजेशन में जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें टॉप पर हमेशा किंग होता है, यहाँ पर भी टॉप पर जो था वो कौन था, किंग थे, ठीक है, जो कि कौन थे, हेड थे उस पूरी सिविलाइजेशन के, पूरी सोसाइटी के, ठीक है। सो किंग यहाँ पर सबसे हेड में, ठीक है। इसके बाद जो पूरे इनका पूरा जो एम्पायर था उसको 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। हर प्रोविंस का जो हेड होता था उसे या तो कुमार कहा जाता था या तो आर्यपुत्र कहा जाता था, ठीक है। जो 5 प्रोविंसेस में पूरे एम्पायर को डिवाइड कर रखा था, उन 5 प्रोविंसेस के हर प्रोविंस का कोई ना कोई हेड हुआ करता था, उस हेड को या तो कुमार कहा जाता था या तो आर्यपुत्र कहा जाता था। फिर इन 5 प्रोविंसेस के नीचे आते हैं मंडल, ठीक है। ये मंडल के जो हेड होते थे उनको प्रदेशिका कहा जाता था, ठीक है। इन मंडल्स के नीचे आ जाते हैं विषय या फिर जिन्हें आहार कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें या तो विषयपति कहा जाता है या तो आहारपति के नाम से भी इनके हेड को बुलाया जाता था। इसके बाद जो सबसे छोटी यूनिट थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की वो थी ग्राम, और ग्राम का हेड हमेशा से ग्रामीणी ही रहता है, क्लियर। तो जो पूरा एम्पायर था, पूरे एम्पायर का हेड या कंट्रोल जो पूरा हाथ किसके पास था, वो किंग के पास था। फिर उस किंग ने क्या करा, अपने पूरे एम्पायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो स्मूथली हो सके, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, राइट। तो उस बड़े एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए किंग ने क्या करा, उनको 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर प्रोविंस के हेड को क्या कहा जाता था, या तो उनको आर्यपुत्र कहा जाता था या तो उनको कुमार कहा जाता था। हर प्रोविंसेस के अंडर कुछ ना कुछ मंडल थे, ठीक है। मंडल का जो हेड था उसे प्रदेशिका कहा जाता था, ठीक है। हर मंडल के नीचे कुछ ना कुछ विषय या आहार थे, और इन विषय और आहार के हेड को विषयपति, और इन विषय या आहार के अंडर जो सबसे छोटी यूनिट थी, जो सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी, वो थी ग्राम, राइट। और ग्राम का जो हेड था उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। ये था पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जैसे एट प्रेजेंट हम समझने की कोशिश करें तो हमारी पूरी एक कंट्री है इंडिया, ठीक है। हमने क्या करा, इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि पूरे इंडिया को अगर हम रूल करने की कोशिश करेंगे, गवर्न करने की कोशिश करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी करने की कोशिश करेंगे तो हम वो चीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, उसको छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब उसके बाद भी एक एक स्टेट को उठाया जाए तो एक एक स्टेट को एडमिनिस्टर करना इज़ नॉट ईजी, तो हमने क्या करा, स्टेट्स को फिर से डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। तो सिमिलरली किंग क्या करते थे, उन्होंने पहले प्रोविंस में डिवाइड करा, प्रोविंस में डिवाइड करने के बाद उसे मंडल में डिवाइड करा, मंडल में डिवाइड करने के बाद विषय में, विषय में डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटी यूनिट उन्होंने रखी वो है ग्राम, ठीक है। सो ये था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। अब इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि किंग जो है वाज हेड ऑफ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर। यहाँ पर आपको मोनार्कियल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी क्योंकि टॉप पर कौन है, किंग है, ठीक है, और किंग के हाथ में पूरा कंट्रोल है। इसलिए जब हमने डिक्लाइन का रीज़न देखा था ना कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लाइन होने का एक रीज़न ये था कि काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, बिकॉज जितनी भी पावर्स थी वो सब किंग के पास हुआ करती थी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होने के कारण भी मॉडर्न एम्पायर का जो है एक रीज़न रहा है सेंट्रलाइजेशन उनके डिक्लाइन होने का, क्लियर। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर जो है दैट वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय किंग, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वाज डन विथ हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, ठीक है। अभी हम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि मेन जो है इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 4 लोग हुआ करते थे, ठीक है। एक होता था चीफ मिनिस्टर, जो मेन मिनिस्टर था वो, एक प्रीस्ट हुआ करता था, ठीक है। एक होता था प्रिंस या युवराज, मतलब जो भी राजा है उनका बेटा भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता था, पार्ट होता था, ठीक है। तो तीसरा कौन हो जाता है, प्रिंस या युवराज, और चौथा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है वो है कमांडर, ठीक है। तो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग होते थे, 4, चीफ मिनिस्टर,
प्रीस्ट, प्रिंस या फिर युवराज या फिर कमांडर। क्लियर। इसके अलावा इंडिका, मेगास्थनीज और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो एम्पायर की यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता तो शायद वो उसकी यूनिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एम्पायर को यूनाइट करके रखना है, इंटीग्रेट करके रखना है और इनकी यूनिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दूसरा, जो टेरिटरीज नहीं है उनके टेरिटरी के अंदर, उन टेरिटरी को एक्सपेंड करना, ठीक है, सोशल वर्क करना एंड मैक्सिमम फिजिकल बेनिफिट जो है उनके लोगों को मिले, इस पर ध्यान देना। ये क्या थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। क्लियर। आगे देखें तो देखिए कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है। देखो अगर नाम से ही देखें सप्तांग थ्योरी तो आप समझ जाओ यहाँ पे सप्त एक वर्ड है और अंग एक वर्ड है, मतलब यहाँ पे 7 अंग मतलब ऑर्गन्स की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर कौटिल्य ने 7 ऑर्गन्स जो है उनकी बात की है। सो बेसिकली ये थ्योरी ये है, कौटिल्य ने इसमें एक हमारे जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट में अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो कौटिल्य ने ये कहा कि स्टेट के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के ऑर्गन से थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है। प्लस इसमें किसी ने एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहा है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के एक पार्ट में अगर कहीं कट वट लग जाता है तो हमारी पूरी बॉडी में वो पेन फील होता है, ठीक है। सिमिलरली उन्हें ये कहा कि ये जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो स्टेट है, इसके जो अलग अलग ऑर्गन्स है, जो लोग हैं इसमें जो काम करे, उसमें से अगर एक भी खराब हो जाएगा ना तो वो हमारे पूरे स्टेट पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये थी सप्तांग थ्योरी, ठीक है। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी, पहली कि सप्तांग थ्योरी दी किसने, कौटिल्य ने। दूसरी, यहाँ पे कुछ 7 ऑर्गन्स, 7 लोगों की बात की गई है और उनको 7 बॉडी पार्ट से क्या किया गया, कंपेयर किया गया। वो चीज़ आप लोगों को इसमें मेनली याद रखनी है, राइट। तो पहली चीज़ जो वर्ड है सप्तांग, दैट इंडिकेट्स 7 लिम्स या 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या 7 एलिमेंट्स, ठीक है। टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इन 7 चीज़ों को लेके चले, जैसे कि 7, मान लो कि कोई 7 एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हेड हो गया, आई हो गया, फीट हो गया, आर्म्स हो गया, मनी हो गया, माइंड, ईयर, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। सिमिलरली इन चीज़ों को जिनसे कंपेयर किया गया है वो सारी चीज़ें मिलकर क्या कर रहे हैं, एक स्टेट को बना रहे हैं, ठीक है। सो वाइल कंपेयरिंग द स्टेट विद द ह्यूमन बॉडी, प्लेटो हैड आर्ग्यूड दैट जस्ट एज अ कट एंड फिंगर कॉजेज पेन इन द बॉडी, के जैसे हमारी अगर एक उंगली में चोट लग जाती है, ये एक्सप्लेन किसने करा है, ये प्लेटो ने आर्ग्यू करा था। उसने ये कहा था कि जिस तरीके से फिंगर में एक कट होता है ना, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि फिंगर में ही पेन होगा, हमें पूरी बॉडी में पेन होता है, राइट, कि वो दर्द हमें पूरी बॉडी में फील होता है। सिमिलरली अगर हमारे स्टेट का किसी भी ऑर्गन, ठीक है, उसमें कुछ नुकसान होता है, उसमें कुछ इंजरी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो पूरे स्टेट को सफ़र करना पड़ता है। ये चीज़ किसने कही, प्लेटो ने कही, ठीक है। सो 7 अंग्स, प्राकृत्स और एलिमेंट्स were enumerated and elucidated by Kautilya for describing the nature of the state in its totality. Clear? कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो 7 पार्ट्स है ऑफ द स्टेट, दे आर सिमिलर टू आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। देयरफॉर कौटिल्य enumerated 7 प्राकृत्स या एलिमेंट्स और एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। क्या कंपैरिजन था, अब उनको देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा एक होता है स्वामी, ठीक है, उस स्वामी को हम कहते हैं जो रूल कर रहा है, द रूलर, ठीक है, वो हमारे हेड से उनको कंपेयर किया गया है, राइट। फिर आता है अमात्य, अमात्य मतलब द मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर को किससे कंपेयर किया गया है, हमारी आई से। इसके बाद आते हैं जनपद, ठीक है, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, द पॉपुलेशन, उनको किससे कंपेयर किया गया है, फीट से। इसके अलावा आता है दुर्गा, जो फोर्टिफाइड कैपिटल, उन्हें आर्म्स से कंपेयर किया गया है, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, हमारी इनका जो पूरा एम्पायर था उस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने का काम ये लोग कर रहे थे। जिस तरीके से हमारे हाथ हमारी प्रोटेक्शन करने में मदद करते हैं कि कोई छेड़ दो तो थप्पड़ लगा दो उसको, ठीक है। सिमिलरली उस तरीके से यहाँ पे जो दुर्ग है, ठीक है, जो फोर्टिफाइड कैपिटल है, उसे किससे कंपेयर किया गया है, आर्म से। उसके अलावा कोष की बात करें, द ट्रेजरी, द मनी। उसके अलावा दंड की बात करें, द आर्मी, उसे ब्रेन या माइंड से कंपेयर किया गया है। एंड मित्र की बात करें, दैट इज एलियन फ्रेंड, उसे ईयर से कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये जो कोष है, ठीक है, यहाँ पे कोष मतलब मनी, इसे माउथ से कंपेयर किया गया है, ठीक है। ये 7 चीज़ें जो है ये आप लोग याद रखना। क्लियर? तो ये थी कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, ओके।
इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है उसमें क्या क्या है, तो एक स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है, मित्र, मतलब हमारे जो फ्रेंड एंड एली होते हैं उसे हमारे कान से कंपेयर किया गया है यहाँ पर। क्लियर? तो ये सारे कंपैरिजन्स और ये थ्योरी किसकी थी ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? इसे थ्योरी ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स है जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है, जिसमें से सबसे मेन जो है अध्यक्ष। ठीक है, अभी इन सभी अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे। सो ये जो अध्यक्ष है ना बेसिकली ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है जो कि तीर्थास के बाद आते हैं। ठीक है, तीर्थास जो है ये हाईएस्ट कैटेगरी जो होती है ना ऑफिशियल्स की वो है, उसके अंडर आते हैं अध्यक्ष। ठीक है, और अध्यक्ष भी क्या है, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है नेक्स्ट टू तीर्थास। दे आर कंसर्न्ड मोस्टली विद इकोनॉमिक फंक्शंस। तो ये मेनली किसके साथ डील करते हैं, तो ये लोग डील करते हैं इकोनॉमिक फंक्शंस के साथ। ठीक है, वो इसमें कौन आ जाते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष आ जाते हैं। इकोनॉमिक फंक्शंस के साथ साथ ये लोग मिलिट्री फंक्शंस जो है उन पर भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष के बारे में हम लोग क्या समझे कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, ये तीर्थास के जस्ट नीचे अगर कोई से ऑफिशियल की पोस्ट आती है तो वो है अध्यक्ष। ये मेनली इकोनॉमिक फंक्शंस एंड मिलिट्री फंक्शंस के साथ डील करते हैं। ठीक है, और कितने अध्यक्ष थे, तो 20 अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं अमात्य। अमात्य बेसिकली जो हमारे प्रेजेंट में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, ये सब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अमात्य में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं हु एक्टेड एज प्रेजेंट डे सेक्रेटरी। जो प्रेजेंट डे हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, उन्हीं को उस समय पर अमात्य कहा जाता था। ठीक है, इनका मेन क्या काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कैपिटल जो है, जुडिशियल कैपेसिटी जो है इनके अंडर आ जाती है। मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के एंड जुडिशियल से रिलेटेड काम होते हैं वो कौन करते हैं, अमात्य। इसके बाद आते हैं महामत्तास। ठीक है, महामत्तास प्लस ये भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स है, irrespective of the duties assigned to them. These are references to them as ministerial advisory council as well. तो यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल गया कि ये क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल है। ठीक है, अर्थशास्त्र uses this term in sense of minister. So देखिए अध्यक्ष, अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल, काम क्या है इनका, तो इनका काम है जितना भी इकोनॉमी और मिलिट्री से रिलेटेड फंक्शन है उस पर ध्यान देना। कितने हैं नंबर में, 20। किसके अंडर आते हैं, तो तीर्थास के अंडर आते हैं। ठीक है, इसके बाद अमात्यस। तो अमात्यस बस याद रखना जो हमारे प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स है उनको उस टाइम पे अमात्यस कहा जाता था। इनका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल कैपेसिटी इनके अंडर आती है। इसके बाद आती है महामत्तास। ठीक है, महामत्तास जो है ये बेसिकली एडवाइजरी काउंसिल थी उस समय की। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीर्थास। तीर्थास जो है सबसे टॉप पर जो थे वो लोग थे तीर्थास। ठीक है, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम इनर काउंसिल अपार्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दे वर 18 इन नंबर्स। और ये कितने थे, तो ये 18 तीर्थास थे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। क्लियर? तो ये चारों अध्यक्ष, ये चारों ऑफिसर्स के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। अध्यक्ष, अमात्यस, महामत्तास एंड तीर्थास। तीर्थास कितने हैं, 18। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन तीर्थास या महामात्यस की हम बात करें जिसमें जो कि कौटिल्य ने मेंशन करा है कि उस समय कितने तीर्थास थे, तो उस समय 18 तीर्थास थे। ठीक है, जिनको आप चीफ ऑफिसर भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे टॉप पर जो 4 हैं, देखो पहली चीज ये जो तीर्थास थे उन लोगों को कैश में पे किया जाता था। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के जो 4 है ना, द मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, इन लोगों को 48,000 पानास दैट इज सिल्वर कॉइन जो है पेमेंट इन लोगों को मिलती थी। उसके बाद के जो रिमेनिंग ऑफिसर्स हैं ना, या जो रिमेनिंग तीर्थास हैं, इनको 60 पानास जो है सैलरी मिलती थी। ठीक है, सो मैंने क्या कहा, 18 तीर्थास थे। इन तीर्थास के बारे में कौटिल्य ने बताया है उनकी बुक अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये जो तीर्थास थे इन लोगों को कैश में पेमेंट दी जाती थी। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग के 4 जो तीर्थास हैं दैट इज मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, ये कौन लोग हैं, यही लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको 48,000 पाना सैलरी जो है क्या मिलती थी, उस समय मिलती थी। उसके अलावा रिमेनिंग जो ऑफिसर्स हैं उन 4 को छोड़ के जो लोअर ऑफिशियल्स हैं उनको 60 पाना की क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। पाना बेसिकली सिल्वर कॉइन को मॉडर्न टाइम पे कहा जाता था पाना। ठीक है, सो ये चीज़ आप याद रखना। सो देखिए अगर हम तीर्थास देख ले तो सबसे पहले है मंत्री जो कि कौन है, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद पुरोहित, हाई प्रीस्ट या प्रीस्ट,
सेनापति कमांडर इन चार्ज, युवराज जो कि उस समय के क्या थे क्राउन प्रिंस। तो ये जो चार है ये क्या है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता वो लोग थे जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते थे। उसके बाद है युक्ता। युक्ता जो है ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द किंग। ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन चार्ज थे ऑफ रेवेन्यू ऑफ द किंग। ठीक है, उसके अलावा प्रशस्ति। प्रशस्ति जो है जो भी प्रिजन्स है, प्रिजन के हेड को प्रशस्ति कहा जाता था। फिर सन्निधाता जो ट्रेजरी है उसके हेड को कहा जाता है। नायक जो कि सिटी के सिक्योरिटी को देखने का काम करते हैं। पौर इंपॉर्टेंट जो सिटी के पुलिस थी उनको पौर कहा जाता था। फिर व्यावहारिका जो चीफ जज थे उनको, ये कहीं कहीं आपको बी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको वी देखने को मिलेगा, तो दोनों ही सही है। इनको या तो व्यवहारिका कहा जाता है या तो व्यवहारिका कहा जाता है। ये लोग कौन है, चीफ जज है। ठीक है, फिर कर्मांतिका द हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, तो जितने भी इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज उस समय काम करती थी उनके जो हेड थे उनको क्या कहा जाता था, कर्मांतिका। ठीक है, दंडपाल, तो दंडपाल नाम से समझ में आ जाएगा जो पुलिस के हेड है। ठीक है, ये सिटी पुलिस को पौर कहा जाता था और जो मेन पुलिस के जो हेड होते हैं उनको दंडपाल कहा जाता था। क्लियर। इसके अलावा दुर्गपाल याद रखना, द हेड ऑफ रॉयल फोर्ट। अन्नपाल हेड ऑफ फूड ग्रेन्स एंड डिपार्टमेंट, नाम से क्लियर आ जाएगा अन्न, तो अन्नपाल जो है वो फूड ग्रेन्स और फूड ग्रेन से ही रिलेटेड होगा। उसके अलावा राजुकास वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो ऑफिसर्स थे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड मेजरमेंट एंड फिक्सिंग इट्स बाउंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजुकास जो है ये मेनली क्या काम करते थे, लैंड को मेजर करने का काम करते थे और वहाँ की बाउंड्री को फिक्स करने का भी काम किया जाता था। इसके अलावा इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स भी मॉडर्न टाइम पे मिली गई थी। ठीक है, फिर बचता है प्रदेशिका जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। राइट, तो ये थे 18 तीर्थास। इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे अध्यक्ष। ठीक है, सो आई होप तीर्थास के बारे में आप समझ गए। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है, टोटल 18 है नंबर में। स्टार्टिंग के 4 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है। उनको सैलरी कितनी मिलती है, तो 48,000 पाना उनको सैलरी मिलती है। रिमेनिंग जो लोअर ऑफिशियल्स हैं उनको 60 पाना जो है सैलरी मिलती है। क्लियर, ये इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है तीर्थास के बारे में। मेक श्योर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको याद रखना है आप लोगों को। क्लियर, आगे बढ़े तो आगे देखिए अध्यक्ष की बात करें। सो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र देखिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 20 अध्यक्ष बताए गए हैं और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 27 अध्यक्ष बताए गए हैं। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग 27 अध्यक्ष जो है करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे ये जो है ना ऑथेंटिक सोर्स से आपको मिला है ये सारा कंटेंट, तो आप उसमें मत सोचिएगा ये 27 ही अध्यक्ष हैं। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र देयर वर 27 अध्यक्ष who are appointed to regulate the economic activities. क्लियर, देखिए इसमें ये मेन एटलीस्ट आप लोग याद रखने की कोशिश करना। जैसे कि द्वित अध्यक्ष की बात करें तो गैमलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कोष अध्यक्ष, तो कोष वर्ड से क्लियर है। कोष क्या हो गया, कोई कोष होता है ना, कोष भंडार होता है, वो पैसों से रिलेटेड होता है, वेल्थ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि जो ट्रेजरी का सुपरिटेंडेंट होगा वही होगा। ठीक है, उसके अलावा लौह अध्यक्ष। ठीक है, अगेन नाम से समझो, लौह मतलब हम बोलते हैं ना लोहा। ठीक है, लोहा से क्या हो गया, आयरन हो गया। तो जो भी आयरन एंड मेटल्स का जो भी हेड होगा या सुपरिटेंडेंट होगा उसको लौह अध्यक्ष कहा जाता होगा। देन आता है आकार अध्यक्ष। ठीक है, अगेन नाम से आकार। ठीक है, आकार किसी भी चीज़ को आप आकार दे सकते हो। ठीक है, हम यूजुअली मेटल्स जो है उनकी माइनिंग करते हैं तो उनको आकार देने की कोशिश की जाती है, उस तरीके से याद रखना। तो आकार अध्यक्ष काय के हेड है, तो जो माइनिंग के हेड है उनको। ठीक है, इसके अलावा लवण अध्यक्ष। ठीक है, हिंदी में सॉल्ट को लवण कहा जाता है, तो आप उससे समझ जाना कि जो सॉल्ट डिपार्टमेंट के हेड है उनको लवण अध्यक्ष कहा जाता है। उसके अलावा है लक्षणा अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, लक्षणा अध्यक्ष जो है वो हेड ऑफ मिंटिंग। क्लियर, देन कोषागृह अध्यक्ष। ठीक है, कोषागृह मतलब एक घर बना रखा है जहाँ पे चीज़ों को रख रहे हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस समझ जाना उससे, तो वेयर हाउस के जो हेड होते हैं उनको कोषागृह अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए कोष अध्यक्ष, तो कोष सिर्फ पैसा है। ठीक है, कोषागृह, ठीक है, मतलब कोष है जिसको कहीं पर रखा गया, किसी घर में रखा गया, तो उससे याद रखना कि वेयर हाउस है। ठीक है, उसके अलावा सुवर्ण अध्यक्ष, प्रेशियस मेटल एंड ज्वेलरी। राइट, उसके अलावा पाणी अध्यक्ष याद रखना जो कि हेड ऑफ कॉमर्स है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चंस में पूछा भी गया एक दो एग्जाम्स में, तो ये याद रखना। पाणी अध्यक्ष किससे रिलेटेड है, हेड ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा बचते हैं अक्षतपाल, अकाउंट से रिलेटेड है। अयुधाग्रह ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। कुपिया,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फॉरेस्ट के हेड थे उनको कूपिया कहा जाता था, ठीक है, ये कूपिया अध्यक्ष है, ठीक है, तो कूपिया अध्यक्ष का इससे रिलेटेड है, तो जो भी फॉरेस्ट के हेड है उन्हें कूपिया अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मनाध्यक्ष, टाइम कीपर, शुल्क अध्यक्ष इंपॉर्टेंट, ठीक है, शुल्क अध्यक्ष जो कि कस्टम के हेड है उनको, सूत्र अध्यक्ष जो कि टेक्सटाइल कमिश्नर है, सीता अध्यक्ष आई गेस सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है इन 27 अध्यक्ष में से। सो ये थे हमारे 20 अध्यक्ष के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हमने एक एक देख लिया। अब आता है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि एक किंग था, ठीक है, किंग के पास एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो किंग ने क्या करा, अपने एम्पायर को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड करा, ताकि जो प्रोविंसेस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके प्रॉपरली। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पर जो एम्पायर था उसको 5 प्रोविंसेस में डिवाइड करा था, ठीक है, और हर प्रोविंसेस जो है उनके कुछ हेड हुआ करते थे, जिनको या तो कुमार कहा जाता था या तो उनको आर्यपुत्र कहा जाता था, ठीक है। ये डिवीजन क्यों किया गया था, ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके कंप्लीट एम्पायर का। ऑब्जेक्टिव क्या था ये सारी चीज़ों का इन एडमिनिस्ट्रेशन का, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन जो है पूरे एम्पायर का उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हमने देख लिया कि ठीक है एक एम्पायर था, 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिए। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो 5 प्रोविंसेस कौन कौन से हैं और उनके कैपिटल क्या क्या है, ठीक है। तो वो 5 प्रोविंसेस की बात करें तो एक जो है जो कि सेंटर में था वो था मगध प्रोविंस पूरा, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। फिर था एक नॉर्थ में प्रोविंस था जिसे उत्तरपद कहा गया, जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। उसके अलावा अवंतीपद जो कि वेस्ट का प्रोविंस था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन। उसके अलावा दक्षिण पद जो कि सदर्न प्रोविंस था, कैपिटल सुवर्णगिरी। एंड उसके बाद एक ईस्टर्न प्रोविंस था जिसका नाम क्या था, प्राच्यपद, ठीक है, कैपिटल क्या थी, तोशाली, ठीक है। ये पांचों आप लोगों को याद रखना है। और इनकी जो देखो जो कैपिटल हेडक्वार्टर था ना वो कहाँ पर था, पाटलिपुत्र में था। तो यहाँ पर जो है 5 आप लोगों को क्या याद रखना है, मेन कैपिटल्स याद रखना है, ठीक है। 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, उत्तर पद, दक्षिण पद आप लोगों को याद रहेगा। उसके अलावा एक अवंती पद हो जाएगा, एक प्राच्य पद हो जाएगा और दूसरा है पूरा अपना मगध प्रोविंस, राइट। तो इस तरीके से आप ये पांचों प्रोविंसेस और उनके कैपिटल हेडक्वार्टर्स को क्या करना, याद रखना। देखिए मेन देखा जाए ना तो मेन इसके 4 प्रोविंसेस में इसको डिवाइड कर रखा था, ठीक है। एक क्या है, उत्तर पद, अवंती पद, दक्षिण पद और प्राच्य पद। मैं इसकी बात करूं तो ये तो पूरा ये मगध प्रोविंस है, ठीक है। ये क्या था, ये सेंट्रल या फिर ये कैपिटल हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इन चीजों में आप लोग कंफ्यूज ना होए, क्लियर। तो ये आप लोगों को कैपिटल्स एंड इनकी जो प्रोविंसेस के नाम है वो याद रहेंगे। आगे बढ़ते। अब देखिए मैंने कहा कि हर प्रोविंसेस जो है उनके कुछ ना कुछ हेड थे, ठीक है। तो 5 प्रोविंसेस में डिवाइड करा, हर प्रोविंस का एक हेड हुआ करता था, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता था, कुमार कहा जाता था या आर्यपुत्र, ठीक है। तो अगर उस प्रोविंस का हेड जो बन रहा है अगर वो राजा का पुत्र है, ठीक है, कोई जो किंग है अगर उनका पुत्र है तो उसको कुमार कहा जाएगा, ठीक है। बट अगर वो कोई पुत्र नहीं, कोई नॉर्मल कोई ऑफिसर है तो उसको आर्यपुत्र कहा जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ याद रखना कि जो गवर्नर हुआ करते थे प्रोविंस के या जो हेड हुआ करते थे उनको कुमार कहा जाता था। कुमार कब कहा जाता था, अगर वो राजा का पुत्र है तब, ठीक है। और इन्हीं को आर्यपुत्र कहा जाता था। और आर्यपुत्र कब कहा जाता था, जब वो एक कोई नॉर्मल ऑफिसर है जिसे ऐसा हेड अपॉइंट किया गया है, क्लियर। नाउ जो प्रोविंसेस थे दे वर फर्दर डिवाइडेड इनटू आहारास, ठीक है, जो कि इससे सिमिलर थे टू द डिस्ट्रिक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था या तो वो विषय में या तो उनको विषय कहा जाता था या तो आहारास कहा जाता था। इनके जो ऑफिसर्स होते थे उनको क्या कहा जाता था, आहारपति या विषयपति, क्लियर। इसके बाद जो प्रदेशिका थी वो पुलिस ऑफिसर को कहा जाता था, रजुका जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को कहा जाता था। और जो सबसे छोटी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट थी वो थी ग्राम, और ग्राम को जो हेड करते थे उनको कहते थे ग्रामीणी, क्लियर। ये हो गया हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। अब आते हैं हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। सो कौटिल्य के अकॉर्डिंग उस समय 2 मेन कोर्ट्स थे, क्लियर। एक को कहा जाता था धर्मास्थ्य और दूसरे को कहा जाता था कंटक शोधन, राइट। जो चीफ जस्टिस थे उस समय जो मॉडर्न टाइम पे जो चीफ जस्टिस थे उनको धर्म अधिकारी कहा जाता था, ठीक है। सो मेन आपको क्या याद रखना है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पर उस समय 2 कोर्ट्स हुआ करते थे। ये किसने कहा है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो है उस समय 2 कोर्ट्स थे। एक को कहा जाता है धर्मास्थ्यस और दूसरे को कंटक शोधन,
राइट। तो धर्मास्थ्यज के जो जज है उनको व्यवहारिक कहा जाता है और कंटक शोधक के जो जज है उनको प्रदेष्टा कहा जाता था, राइट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये दोनों क्या थे, उस समय के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर रहे थे, ये वो है, ठीक है, धर्मास्थ्यज एंड कंटक शोधक। क्लियर, या कंटक शोधना। इसके अलावा आता है एस्पियोनाज सिस्टम, ठीक है। एस्पियोनाज सिस्टम मतलब कि जो स्पाई सिस्टम होता है ना, जो राजा को प्रोटेक्ट करने का काम और बाहर की जो अपने नॉर्मल जो स्पाई करते हैं ना, वो उससे रिलेटेड है एस्पियोनाज सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। जैसे कि जो स्पाइज है उनको क्या करा जाता है कि एक जगह पे नहीं रहते, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं परमानेंट और कुछ होते हैं जो वॉन्डरिंग है, जो घूमते रहते हैं, सीक्रेट एजेंट्स है, ठीक है, जो कि यहाँ वहाँ घूम के पता करते हैं कि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो ये क्या है, हमारा एस्पियोनाज सिस्टम, ठीक है। इसमें जो हेड था एस्पियोनाज सिस्टम का, उनको कहा जाता था महामात्य पसरपा, ठीक है। महामात्य पसरपा कौन थे, एस्पियोनाज सिस्टम के हेड। उसके अलावा है गुड पुरुष, ठीक है। गुड पुरुष जो है ये बेसिकली मौर्यन एम्पायर में जो सीक्रेट एजेंट्स है उनको कहा जाता था। गुड पुरुष जो है ये दो टाइप के, एक जिसे संस्थान कहा जाता है और दूसरा जिसे संचार कहा जाता है। संस्थान वो गुड पुरुष है या वो सीक्रेट एजेंट्स है जो स्टेशनरी है, एक ही जगह पर रहकर चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। संचार वो है जो कि वॉन्डरिंग सीक्रेट एजेंट्स है, जो कि एक जगह पे नहीं रुकते, अलग अलग जगह जो है जाकर पता करते हैं कि सारी चीज़ें सही है या नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कोई खतरा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम इन लोगों का होता था, ठीक है। सो मेन हेड याद रखना है आपको एस्पियोनाज सिस्टम का, जो कि महामात्य है, और दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है मेन, उनको गुड पुरुष कहा जाता है, ये याद रखना। और ये दो तरीके के हैं, संस्थान और संचार। संस्थान जो स्टेशनरी सीक्रेट एजेंट्स है, संचार जो कि वॉन्डरिंग सीक्रेट एजेंट्स है। क्लियर। इसके अलावा आता है रेवेन्यू सिस्टम, राइट। सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू, ठीक है। उस समय जो इनकम का मेन सोर्स था वो क्या था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पर तीन तरीके की मेन लैंड्स जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो इनकम गवर्नमेंट लैंड से या फिर राजा की जो ज़मीन थी उससे जनरेट होती थी, उसे सीता कहा जाता था, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट लैंड या फिर क्राउन लैंड आप कह सकते हो कि जो राजा की लैंड है, उसे क्या कहा जाता है, सीता। उसके अलावा जो प्राइवेट लैंड था, ठीक है, प्राइवेट लैंड से जो इनकम जनरेट होती थी उसे भाग कहा जाता था, ठीक है। भाग वाज बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन किया गया है लैंड पर, उसका कुछ परसेंटेज जो है एज ए टैक्स उन लोगों को पे करना पड़ता था, राइट, जो कि 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन था और वेरी करता था, ठीक है। बट मेन जो है वो 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन था, जिसे हम क्या कहते थे, भाग। उसके अलावा है अद्देव मात्रक, ठीक है। अद्देव मात्रक जो है ये फर्टाइल लैंड थे मेनली, ये वो लैंड थे जहाँ पर आपको ना पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। बिना वर्षा के ही यहाँ पर प्रॉपरली जो है खेती हो जाती थी, उनको अद्देव मात्रक कहा जाता था। तो तीन लैंड है, सीता गवर्नमेंट लैंड, भाग प्राइवेट लैंड, और अद्देव मात्रक मेन फर्टाइल लैंड है जहाँ पे वर्षा की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। सो मेन सोर्स क्या था इनकम का, लैंड रेवेन्यू। टैक्स जो है वो कितना था, तो टैक्स जो है वो था 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पे करते थे, ये कहा है कौटिल्य ने, ठीक है। इसलिए आपको मेनली कहीं पर भी देखने को मिलेगा तो आपको कौटिल्य का ही आंसर देखने को मिलेगा, राइट। मेगास्थनीज ने कहा था कि जो भाग टैक्स था वाज 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। बट जब भी क्वेश्चन आए तो अगर 1/6 और 1/4 दोनों दे रखा हो तो आप लोगों को 1/6 करना है। बट यूजुअली ऑप्शंस आपको ऐसे देखने को मिलेगा 1/6 या 1/4 ऑफ द प्रोडक्शन जो है, ये दोनों देखने को मिलते हैं यूजुअली ऑप्शंस में। क्लियर। इसके अलावा दूसरे टैक्सेस के नाम आप लोगों को याद रखने, जैसे कि रज्जु टैक्स, लैंड मेजरमेंट, ये रज्जु का है, ठीक है, ये लैंड मेजरमेंट के लिए था। उसके अलावा बाली जो कि एक रिलीजियस टैक्स है, इंपॉर्टेंट। देखिए ये बाली टैक्स वही टैक्स है विच वाज जिसको एग्जेम्प्ट किया गया था, मतलब लुम्बिनी जो है उसको बाली टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तो लुम्बिनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग बाली टैक्स, ठीक है। ये कहाँ से पता चला है, तो रुम्मिनदेई इंस्क्रिप्शन जो है कल ही मैं आप लोगों को बताई हूँ, रुम्मिनदेई इंस्क्रिप्शन से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो लुम्बिनी प्लेस थी, वो जो लुम्बिनी था या विलेज जो थी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग बाली टैक्स, ठीक है। प्लस इन लोगों के लिए जो भाग टैक्स था उसको भी क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 1/6 to 1/8, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग याद रखना। इसके अलावा विविध टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाश्चर टैक्स को विविध टैक्स कहा जाता है। उसके अलावा पिंड कर,
ठीक है, जो पिंड के लोग टैक्स पे करते, पिंड मतलब विलेज के लोग जो टैक्स पे करते, दैट टू इन फॉर्म ऑफ काइंडनेस, उसे कहते हैं पिंड कर। ठीक है, प्रक्रिया रॉयल्टी, हिरण्य इंपॉर्टेंट, ये वो कैश है विच इज पेड इन, ये वो टैक्स है विच इज पेड इन कैश। ठीक है, और प्रणय याद रखना, इट इज गिफ्ट ऑफ अफेक्शन। तो ये कुछ टैक्स हैं, इनके नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने, बिकॉज मैंने क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इन सब चीज़ों से, राइट। आगे इस रेवेन्यू सिस्टम को और डिवाइड करके हम अभी देखेंगे। सोशल लाइफ की बात करें तो इसमें सिर्फ एक मेन चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो ये है कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में ये कहा है कि भारत में 7 तरीके की कास्ट एग्जिस्ट करती थी मौर्य टाइम पर। ठीक है, वो 7 कास्ट में कौन कौन है, तो उसमें आ जाते हैं फिलोसोफर्स, सोल्जर्स, ब्राह्मणास, क्राफ्ट्समैन, हर्ड्समैन, फार्मर्स एंड मजिस्ट्रेट, राइट। सो ये कहाँ पे बताया गया है, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में बताया है कि भारत में मौर्यन एम्पायर के टाइम पर 7 तरीके की कास्ट थी। फिलोसोफर, ठीक है, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स, क्राफ्ट्समैन, हर्ड्समैन, फार्मर्स एंड मजिस्ट्रेट। क्लियर। इसके अलावा मेगास्थनीज जो है बेस्ड हिज इन्फ्लुएंस अपॉन ऑक्यूपेशन, ठीक है, इनका जो इन्फ्लुएंस था दैट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, यहाँ पे बाय बर्थ चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ भी उन्होंने कही है। और जो पॉलीगैमी है वो सिर्फ रॉयल क्लासेस में प्रेवलेंट थी, ये भी एक याद रखना। फिर जो वुमेन्स थी वो एंटाइटल्ड टू स्त्रीधन, ठीक है, यहाँ पर महिलाओं को जो है स्त्रीधन कहा गया है, ठीक है, जिसमें ब्राइडल गिफ्ट भी इंक्लूडेड था। ठीक है, सो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं को, राइट, क्या कहा गया है मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, तो उनको स्त्री धन कहा गया है, दे वर एंटाइटल्ड टू स्त्री धन। ठीक है, दे वर नॉट टाइटल, दे वर एंटाइटल्ड टू स्त्री धन। नाउ स्लेवरी वाज नॉट एनफोर्स इस टाइम पर, पीपल यूज्ड टू वर्क एज दासा, ठीक है, और ये उनकी मर्जी से, ठीक है, दे डिड दिस आउट ऑफ देयर ओन कंपल्शन, उनको फोर्स नहीं किया जाता था स्लेवरी के लिए। क्लियर, वैसे दास या दासी जो है अपनी मर्जी से काम करते थे। ठीक है, तो क्या याद रखना है, वुमेन्स वर एंटाइटल्ड टू स्त्रीधन, और दूसरा स्लेवरी वाज नॉट फोर्स। और मेगास्थनीज में 7 तरीके की कास्ट के बारे में मेंशन किया गया है, फिलोसोफर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स, क्राफ्ट्समैन, हर्ड्समैन, फार्मर्स एंड मजिस्ट्रेट्स। आगे देखें, एज आई सेड कि हम इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 मेन ऑफिसर्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। सो देखिए, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज कंडक्टेड बाय बहुत सारे ऑफिसर्स, ठीक है, लार्जली जो रिलेटेड थे टू द कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इन सभी के अंडर कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स थे, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है सन्निधाता, दूसरा है समाहर्ता। ठीक है, सन्निधाता जो है ये वो ट्रेजरर थे जो कि रॉयल ट्रेजर को स्टोर करने का काम करते थे। ठीक है, मेन जितनी भी मतलब इसमें स्टेट इनकम जो है दोनों थी, कैश के फॉर्म में जो भी स्टेट को इनकम मिली है वो, एंड काइंडनेस के फॉर्म में जो भी इनकम मिली है वो सभी को स्टोर करने का काम कौन करते थे, सन्निधाता। ठीक है, सो ये कौन थे, रॉयल ट्रेजरी को स्टोर करने वाले पर्सन या ऑफिसर जो है उन्हें सन्निधाता कहा गया। ठीक है, काइंडनेस का मतलब यहाँ पर कि कुछ लोगों ने एज काइंडनेस जो है काऊ दे दी या ऐसा कुछ भी, ठीक है, मतलब वो कैश नहीं था। सो इस तरीके से टैक्स जो भी मिलता था स्टेट को, उसको स्टोर करने का काम सन्निधाता करते थे। उसके बाद बचता है समाहर्ता। समाहर्ता की बात करूं तो ही वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राइट, जो किंगडम के अलग अलग पार्ट से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो कौन कलेक्ट करता था, तो वो कलेक्ट करते थे समाहर्ता, राइट। सो ही वॉज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ किंगडम, प्लस ही लुक्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्टेट ने क्या क्या इनकम जनरेट हुई है, क्या क्या खर्चा हुआ है, उन सभी को भी सुपरवाइज करने का काम जो है वो ये करते थे। और ये जितने भी मेन काम हैं, ठीक है, इनकम से रिलेटेड, स्टेट की इनकम से रिलेटेड, वो कौन करते हैं, अक्षतपाल अध्यक्ष। ठीक है, तो इनके भी काम को देखने का काम कौन करते थे, समाहर्ता। तो बेसिकली जो अकाउंटेंट जनरल थे उस समय उनको अक्षतपाल अध्यक्ष कहा गया, राइट। ये अक्षतपाल अध्यक्ष के काम पर भी नजर रखने का काम करते थे समाहर्ता, राइट। तो इन 2 चीजों में कंफ्यूज मत होना, राइट। नाउ द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एज लिस्टेड इन अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें क्या क्या है, तो इट इंक्लूड दैट ऑफ सिटीज, लैंड माइंस हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रोड्स हो गया, टोल्स हो गया, फाइन लाइसेंसेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूडेड थी। फिर कौटिल्य के अकॉर्डिंग रिफर्स टू सम अदर काइंड्स ऑफ इनकम, ठीक है, उस समय कुछ अलग अलग तरीकों से भी इनकम जनरेट होती थी। एक उन्होंने कहा है सेना भक्तम, ठीक है, ये एक प्यूनिटिव टैक्स था। ठीक है, तो सेना भक्तम जो है आर्मी क्या करती थी, इम्पोज करती थी किस पर, वो जिस एरिया से या जिस रीजन से पास होते थे वहाँ से वो लोगों को कहते थे कि आपको सेना भक्ता पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेना भक्तम क्या था, एक
प्यूनिटिव टैक्स था विच वॉज इम्पोज बाय द आर्मी ऑन द रीजन थ्रू विच ए पास, मतलब वो जिस रीजन से निकले हैं वहाँ के लोगों को वो टैक्स पे करना पड़ता था। उसके अलावा पिंड कर, पिंड कर मैं अभी बता चुकी हूँ कि पिंड के लोग जब टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पिंड कर कहा जाता है, राइट। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के टैक्स है जो जिसके नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी आगे बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये याद रखना कि जो अकाउंटेंट जनरल था वो क्या करता था, अकाउंट रखता था, ठीक है, किंगडम का भी एंड रॉयल हाउस होल्ड का भी, मतलब कि जो किंग के ट्रेजर में जो चीज़ें जा रही हैं उनका भी, और किंगडम्स जो थी अलग अलग जो प्रोविंसेस से वहाँ से जो इनकम जनरेट हुई है उनका भी, ठीक है। ये अकाउंटेंट जनरल को असिस्ट करता था एक क्लर्क, उस क्लर्क को कर्मिका कहा जाता था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दी हूँ कि जो उस समय चीफ सोर्स था रेवेन्यू का वो क्या था, लैंड टैक्स, राइट। ये लैंड टैक्स कितना था, जिसे हम भाग टैक्स भी कहा करते हैं, तो वो 1/6 से 1/4 था, ठीक है। 1/6 किसने कहा है, कौटिल्य ने, 1/4 किसने कहा है, मेगास्थनीज में। तो इस टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे एग्रोनोमी, ठीक है। ये एग्रोनोमी जो है वो क्या करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे जो इन लैंड टैक्स को कलेक्ट करने का भी काम करते थे, प्लस ये लैंड को मेजर भी करते थे, टैक्स लेवी भी करते थे, कलेक्ट भी करते थे, ये सारे ही काम कौन करते थे, एग्रोनोमी, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज मत होना, राइट। अब सेकंड, एक तो मैं मेन टैक्स क्या बोल दी हूँ, एक हो गया लैंड टैक्स, ठीक है, या फिर आप भाग कह सकते हो। उसके अलावा जो सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो है टोल टैक्स, ठीक है। टोल टैक्स जो है वॉज इम्पोज ऑन ऑल आर्टिकल्स, ठीक है। ये टैक्स जो है ऑलमोस्ट सभी, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, कैटल्स हो गया, दूसरे आइटम्स हो गया, इन सभी पे टोल टैक्स लगाया जाता था। ये टैक्स जो था इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10%, ये पॉइंट याद रखना। उसके अलावा जो शूद्रस थे, जो आर्टिसंस थे एंड अदर्स हु सर्वाइव्ड ऑन मैनुअल लेबर, उन लोगों को क्या करना पड़ता था, महीने के एक दिन जो है फ्री में काम करना पड़ता था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो सबसे मेन प्राइमरी टैक्स जो था वो था लैंड टैक्स, एंड सेकेंडरी में या सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन लोगों का था टोल टैक्स, क्लियर। इसके अलावा स्ट्रैबो ने ये मेंशन करा है जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे उस समय, एक्सेप्ट रॉयल क्राफ्ट्समैन, ठीक है। जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जो हर्ड्समैन, जो हस्बैंड्स हुआ करते थे, वो सभी लोग टैक्स पे करते थे, ठीक है। बट याद रखना रॉयल क्राफ्ट्समैन टैक्स पे नहीं करते थे, राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें ये कहा गया है कि किंग की जो लैंड हुआ करती थी, या फिर अब जैसे गवर्नमेंट लैंड या फिर हम क्राउन लैंड कहते हैं, वहाँ से जितनी भी इनकम जनरेट होती थी उसे सीता कहा जाता था, क्लियर। और इनके जो ऑफिसर है उनको क्या कहा जाता था, सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो पता है इससे ना बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे कंफ्यूज मत होना, राइट। नाउ इसके अलावा दो मेन टैक्स है उस समय जो इम्पोज किए जाते थे, एक बलि टैक्स है और एक भाग टैक्स है, राइट, जिनके बारे में अशोक के एडिक्ट्स में भी बताया गया है। फिर मैं रुमिनदेही एडिक्ट रिकॉर्ड्स के बारे में बताई गई हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें रुमिनदेही एडिक्ट में क्या बताया गया है कि अशोक जो है वो विजिट पे गए थे लुम्बिनी, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने लुम्बिनी को एग्जेम्प्ट कर दिया था फ्रॉम पेइंग बलि टैक्स, ठीक है। और भाग टैक्स जो है उनके लिए रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 1/6 to 1/8, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखना। बेसिकली इट वाज रिलीजियस ट्रिब्यूट जो उन्होंने देने की कोशिश करी थी, बिकॉज वो बुद्ध रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे, ठीक है। सो ये बताया गया है किसमें, रुमिनदेही पिलर एडिक्ट में, रुमिनदेही एडिक्ट रिकॉर्ड्स में। अब हम देख ले ज़रा से इकोनॉमी के बारे में। देखो मैं मोटा मोटा बताऊं तो इकोनॉमी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। मेन जो है ये पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट थी, एग्रीकल्चर पर इन लोगों का मेन लाइवलीहुड जो है डिपेंड करता था, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग क्रॉप्स जो है देखने को मिली है, जैसे कि राइस हो गया, कोर्स ग्रेन हो गया, पेपर हो गया, सेफ्रॉन हो गया, वीट, लिनसेट, ऐसे अलग अलग जो है क्रॉप्स उस समय उगाए जाते थे, ठीक है। स्टेट में कुछ कल्चरल फार्म, एग्रीकल्चरल फार्म्स थे, कैटल फार्म्स थे और डेयरी फार्म्स थे, ठीक है। वाटर रिजर्वायर्स जो है बहुत सारे बिल्ड किए गए थे ताकि प्रॉपर जो है स्टेट को इरिगेशन मिल सके, ठीक है। अलग अलग स्टेप्स लिए गए थे ताकि प्रॉपर वाटर जो इरिगेट हो रहा है, मतलब जो भी वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उनके एक गवर्नर थे जिनका नाम था पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को ऑर्डर दिया था कि तुम्हें क्या बिल्ड करना है, तो तुम्हें एक सुदर्शन लेक जो है उस पर डैम बनाना है, ठीक है। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, आगे वाले लेक्चर में। तो ये हो गया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद स्कंदगुप्त इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि जो लेटर पीरियड था इट मेंशंस कि जो डैम था सुदर्शन लेक पर उसको रिपेयर किया गया था, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ
इन लोगों के फॉरेन ट्रेड थे बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। फॉरेन ट्रेड में ये लोग इंडिगो यूज़ करते थे एंड अलग अलग मेडिसिनल सब्सटेंसेस, कॉटन, सिल्क, इन सभी की ट्रेडिंग की जाती थी, ठीक है। जो ट्रेड था वॉज रेगुलेटेड बाय द स्टेट एंड ट्रेडर हैड टू गेट अ लाइसेंस टू ट्रेड, तो यहाँ पर इनको लाइसेंस लेना पड़ता था ट्रेडिंग करने का, ठीक है। फिर मैं टैक्स तो बता ही दी हूँ कि 1/4 से 1/6 जो है ऑफ द प्रोड्यूस उनको पे करना पड़ता था एंड टोल टैक्स ऑलमोस्ट सभी आइटम्स पे उस समय लेवी किया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, रेवेन्यू जो है जनरेट होती इकोनॉमी में उससे बनते हैं, और रेवेन्यू के लिए मैं अलग से आप लोगों को 2 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना। अब बचता है हमारा इसमें एक और देखो कि स्ट्रैबो ने जो है मेंशन किया है कि जो क्राफ्ट्समैन थे, हर्ड्समैन थे, ट्रेडर्स, फार्मर्स, ये सभी टैक्स पे करते थे, ठीक है। दोज हु कुड नॉट पे द टैक्स इन कैश, वो लोग किस में पे करते थे, या काइंड, बट टू कॉन्ट्रीब्यूट देयर ड्यूज इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ठीक है। जो लोग टैक्स कैश या काइंडनेस में नहीं पे कर पाते थे उन लोगों को क्या करना पड़ता था, उनको एज ए लेबर जो है अपने टैक्स की जो भी ड्यूज बचे उसको पे करना पड़ता था, ठीक है। तो नॉर्मल बहुत चीज़ें हैं जो बताया गया है, जैसे कि द इनकम फ्रॉम किंग्स ओन लैंड या स्टेट, उसे सीता कहा जाता था, पहले ही हम देख चुके हैं, ठीक है। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वॉज इंक्रीज फ्रॉम द इनकम ऑफ माइन, फॉरेस्ट, पार्शियल लैंड, ट्रेड, फोर्ट्स, ये सारी चीज़ों से क्या होती थी, बढ़ती थी। उसके अलावा ब्राह्मण, चिल्ड्रन, हैंडीकैप, इन सभी लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम पेइंग टैक्स। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देखिए चिल्ड्रन और हैंडीकैप से तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं लेंगे, बट यहाँ पर ब्राह्मण से भी टैक्स नहीं लिया जाता था, याद रखना, ठीक है। सो टैक्स इवेजन वॉज कंसिडर्ड अ वेरी सीरियस क्राइम, ठीक है, एंड ऑफेंडर्स वर सीवियरली पनिश्ड. The artisans, the craftsmen were given special protection by the state and offenses against them were severely punished. मतलब अगर कोई भी टैक्स इवेट करने की सोच रहा है तो उन लोगों को सीवियरली पनिश किया जाता था ताकि आगे कोई इस तरीके की हरकत ना करे, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद हम देखें इन शॉर्ट, अगर मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊँ तो इन शॉर्ट देख लिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, समझ गए। मेन क्रॉप जो था वो था ग्रेन, ठीक है। पहली बार किसी ने इरिगेशन वेल्स जो है यूज़ करे थे, वो कौन थे, मॉरियंस थे। इनकी कोर इंडस्ट्री यार्न स्पिनिंग एंड वीविंग थी। जो ट्रेड ऑफिसर्स हुआ करते थे उनको पणाध्यक्ष कहा जाता था, हम देख ही चुके हैं। उसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो सिल्वर पंचमार्क कॉइन जिन्हें हम पाना कहते हैं, ये लोग उसे यूज़ करते थे, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है द्रोणा दैट इज़ ग्रेन मेजरमेंट और दूसरा है निवर्तना दैट इज़ लैंड, राइट। तो ये कुछ इन शॉर्ट आप लोगों को चीज़ें देखनी है जो कि आप लोगों को याद रखनी, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जो नासिक इंस्क्रिप्शन केव है, यहाँ पे 2 वीवर गिल्ड के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। उन दोनों वीवर गिल्ड जो हैं दे गेव परमानेंट एंडोमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल, ठीक है। इनको परमानेंट एंडोमेंट्स मिलती थी टेम्पल की मेंटेनेंस के लिए, ये वाली चीज़ याद रखना, क्लियर। गिल्ड्स जो थी इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डोनेशंस भी दी थी, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते भी थे। उसके अलावा सांची स्तूपा इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इट मेंशंस दैट कि वन ऑफ द कार्व्ड गेटवेज, ठीक है, एक गेटवे था that to a carved gateway that was donated the guilds of ivory works, ठीक है। तो सांची स्तूपा में क्या मेंशन किया गया है, that one of the carved gateways was donated to the guilds of ivory works, ठीक है, जो ivory work का काम करती थी। देखिए गिल्ड क्या होती है, ये अलग अलग मर्चेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो उनको बेसिकली क्या किया गया था, एक कार्व्ड गेटवे जो है इनको डोनेट किया गया था, ठीक है। Plus, Sanchi Stupa inscription also mentions that one of the carved gateway was donated by the Guild of Ivory Works. ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गया है। समझ गए ना कि सांची स्तूपा में क्या कहा गया था कि जो कार्व्ड गेटवे है दैट वाज डोनेटेड बाय द गिल्ड ऑफ आइवरी वर्क, ठीक है। जो आइवरी वर्क का जो काम करते थे उन लोगों ने एक कार्व्ड गेटवे को डोनेट करा था, वो बताया गया है सांची स्तूपा इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोग थोड़ी बहुत जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आप लोग बातें याद रखना। इसके बाद इन शॉर्ट मैं बता दी हूँ कि क्या क्या आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है। इतना डिटेल में एसएससी में नहीं पूछा जाता, बट इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आप लोगों को जितनी चीज़ें बता सकूँ उतना सब बता दूँ, राइट। कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं बाहर से कुछ क्वेश्चन बन जाए, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं मॉडर्न आर्ट के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, हम पिलर एडिक्स, ठीक है, मेजर माइनर, रॉक एडिक्स, मेजर माइनर, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। यहाँ पे मुझे बताना है कि ये लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। मेन चीज़ मुझे आपके स्तूपास के बारे में बताना है, ठीक है। देखो अगर अशोक के पिलर के बारे में पूछ लिया जाए तो वो रेड सैंडस्टोन से बना था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। प्लस ये क्या था, एक पॉलिश्ड पिलर था।
उसके अलावा जो सारनाथ में पिलर इंस्क्रिप्शन है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, हम सभी जानते हैं, इसको एज ए नेशनल एम्बलम जो है अडॉप्ट करा था 1950। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आई गेस आप लोगों को पता होगी। अब मैं बात करती हूँ अशोक के स्तूप्स के बारे में। ठीक है, पहली चीज़ ये स्तूप्स क्या है, तो ये बेसिकली क्यों बनाए गए थे, यहाँ पर जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उनके जो मिशनरीज थे, उनके जो मॉन्क्स थे उनसे एसोसिएटेड, ठीक है, या उनके मेन जो डिसाइबल्स थे, उन लोगों के रिलिक्स जो है यहाँ पे रखे गए, राइट। तो ये याद रखना, पहली बार अशोक के स्तूप या स्तूप के बारे में मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, तो वो है पिपरावाप स्तूप, ठीक है, जो कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, उसके अलावा सांची स्तूप कहाँ पर है, रायसेन मध्य प्रदेश, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है बिकॉज गौतम बुद्ध के रिलिक्स जो है माना जाता है कि यहीं पे रखे गए। ठीक है, ये काय से बने हुए हैं, तो ये ब्रिक से बनाए गए थे अशोक के द्वारा। इस स्तूप को सबसे पहले डिस्कवर किसने करा था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे डिस्कवर करा था जनरल टेलर ने इन 1818। क्लियर, तो सांची स्तूप वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जनरल टेलर इन 1818। यहाँ पर 3 मेन स्तूप है जो आप लोगों को याद रखने, एक है महास्तूप, दूसरा है काल स्तूप, और तीसरा है स्तूप नंबर 3। ठीक है, महास्तूप वो प्लेस है जहाँ पर माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रिलिक्स रखे गए हैं। ठीक है, काल स्तूप वो प्लेस है जहाँ पर अशोक के जो मिशनरीज थे, जो कि बुद्ध धर्म को प्रोपोगेट करने का काम करते थे, उनको क्या किया गया है, रखा गया। सो रिलिक्स ऑफ मिशनरीज ऑफ अशोकन पीरियड दे आर कैप्ट हियर। क्लियर, स्तूप नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो उनके डिसाइपल्स थे, सारिपुत्र और महामोगलायन, ये जो बुद्ध के डिसाइपल्स थे, इनके रेलिक्स जो है स्तूप नंबर 3 में रखे गए। ठीक है, महास्तूप, काल स्तूप एंड स्तूप नंबर 3। महास्तूप गौतम बुद्ध के रेलिक्स, काल स्तूप जो मिशनरीज जो मॉन्क्स थे उनके रेलिक्स, एंड स्तूप नंबर 3 उनके जो डिसाइपल थे जिनका क्या नाम है, सारिपुत्र एंड महामोगलायन, इनके रेलिक्स यहाँ पर रखे गए हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं एक बारहुत स्तूप का भी याद रखना, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है। इट वॉज फाउंडेड, इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय अशोक, बट इसका जो कंप्लीट है, मतलब इसका पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने कंप्लीट करा था। ठीक है, तो ये बारहुत स्तूप का भी आप लोग याद रखना, राइट। इसके अलावा इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम। जो बारहुत स्तूप है इसको किसने डिस्कवर करा था, जैसे कि जनरल टेलर ने सांची स्तूप को डिस्कवर करा था, सिमिलरली जो बारहुत स्तूप है उसे किसने डिस्कवर करा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने डिस्कवर करा था इन 1873, एंड अगेन इट वॉज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्लियर, ये था पूरे उनके स्तूपास के बारे में। मेन चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे देखनी है वो ये है स्तूप के स्ट्रक्चर। ठीक है, स्तूप के स्ट्रक्चर से अक्सर क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस तोरण से। ये तोरण जो है ये स्तूप के एंट्रेंस गेट है। ठीक है, हर स्तूप में आप लोगों को 4 तोरण जो है देखने को मिलेंगे। ये तोरण बनाने का मकसद ये था, इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि बुद्ध की जो भी टीचिंग्स है ना वो चारों डायरेक्शन से जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए 4 तोरण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो तोरण क्या है, ये मेन गेट्स है जहाँ स्तूप में एंट्री लेने के लिए, और ये तोरण क्यों बनाए गए हैं, ये माना जाता है कि बुद्ध की जो भी टीचिंग्स है वो चारों डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, स्प्रेड होनी चाहिए। क्लियर, इसके अलावा देखिए वेदिका। वेदिका जो है बेसिकली ये एक बाउंड्री वॉल है जो पूरे आप लोगों को स्तूप के उधर बनी हुई दिखेगी। क्लियर, वेदिका ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो गौतम बुद्ध की जो प्लेस है या ये जो स्तूप है, जो प्लेस है, ये एक होली लैंड है। ठीक है, और ये वेदिका इस होली लैंड को जो नॉर्मल वर्ल्ड है उससे क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है, ये क्या है, वेदिका। उसके अलावा ये जो है ना, ये है प्रदक्षिणा करने का, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो प्रदक्षिणा करते हैं ना गोल गोल घूम के, वो होता है। ठीक है, उसके अलावा याद रखना अंडा। ठीक है, ये अंडा जो है इस डोम को कहा जाता है। ठीक है, ये डोम वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध के रेलिक्स रखे गए। ठीक है, तो यहीं पर क्या रखे गए हैं, रेलिक्स रखे गए हैं गौतम बुद्ध के। उसके अलावा याद रखना छतरी, जो ये 3 छतरियाँ बनी हुई है इधर ये, और उसके आसपास, इस छतरी के आसपास एक स्क्वायर सराउंडिंग की गई है जिसे हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे इसके बारे में, स्तूपास के बारे में, स्तूप के बारे में, जो आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर, सो देखिए सबसे पहली चीज़ अंडा के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया कि एक हेमिस्फेरिकल माउंड है। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध जो है उनके रेलिक्स को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, हर्मिका की बात करें तो एक स्क्वायर रेलिंग जो इसी माउंड के ऊपर बनी गई है। ठीक है, ये आप लोगों ने ये देखा, ये अंडा है,
इस अंडा के ऊपर एक स्क्वायर रेलिंग बनाई गई, इसे क्या कहा गया है, हल्मिका कहा गया है। क्लियर। इसके अलावा छतरी, ठीक है, छतरी जो है ये ट्रिपल अम्ब्रेला है, ठीक है, जो सेंटर में सपोर्ट देने का, ये पिलर को सपोर्ट करने का काम कर रही है। तो ये क्या है, एक सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग, जिसमें आपको 3 अम्ब्रेला जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा तोरण, तोरण क्या है, 4 एंट्रेंसेस जो है स्तूपास के अराउंड हमने ये देखा, और ये क्या सिंबलाइज, ये क्या रिफ्लेक्ट करती है कि गौतम बुद्ध के जो भी मैसेजेस है, जो भी टीचिंग्स है, वो चारों डायरेक्शन से या चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होनी चाहिए। ठीक है। वेदिका के बारे में बता दूं, ये रेलिंग है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट करती है, इट इज़ अ सिंबल के जो स्तूप है वो एक होली लैंड है। ठीक है। और इस होली लैंड को सेपरेट किया जा रहा है फ्रॉम होली साइट, फ्रॉम द नॉर्मल वर्ल्ड। ठीक है। ये क्या है, हमारी वेदिका। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखें। देखिए, अब इसमें आप याद रखना कि मटेरियल यूज़ की अगर हम बात करें तो जो कोर है स्तूप का वॉज मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है। वाइल जो आउटर सरफेस है दैट वॉज मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, which were then covered by with a thick layer of plaster and मेहंदी, and तोरण जो थे they were decorated by wooden sculptures। तो ये नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखना कि स्तूप कौन कौन से, तो जैसे कि एक सांची स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। एज अ मोस्ट फेमस ऑफ अशोकन स्तूप्स, तो अशोक के जितने भी स्तूप्स है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है सांची स्तूप। ठीक है। इसके अलावा पिपराहा स्तूप, ठीक है, ये सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। देन वो स्तूप जो कि गौतम बुद्ध के डेथ के बाद बनाए गए, जिसमें राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, कपिल वस्तु में हो गया है, अलकप्पा हो गया है, रामग्राम हो गया है, वैथापीदा हो गया है, पावा, कुशीनगर, ये सब है। ठीक है। फिर एक बैरात राजस्थान में भी है, इट इज़ अ ग्रैंड स्तूप विथ सर्कुलर माउंट एंड अ सर्कमयुलेटरी पाथ। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जो कि मॉडर्न आर्ट से रिलेटेड है। सो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सभी चीज़ें समझ में आई होगी, राइट। डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके, अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। इसमें आप लोगों को 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है देखने हैं। ठीक है। पहली चीज़, ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि खुद से इसे 2 बार लेक्चर्स देखिए और फिर खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरी, 2 बार लेक्चर्स देखिए, पीपीटी में से पढ़े। मैंने इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक श्योर आप ऑनलाइन या कहीं से भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का काम करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ मौर्यस, who among the following was in charge of collection of all revenues in the empire। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो है कौन करते थे, यहाँ पर ये पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, इन द मौर्यन एम्पायर द पोस्ट देवताध्यक्ष इज रिलेटेड टू। ठीक है। देवताध्यक्ष जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है। बहुत इजी है ये, आपको अध्यक्ष वाली लिस्ट में नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम से समझ जाना कि क्या होगा। ठीक है। आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग वाज मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने रूल करा है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी थी, कण्व डायनेस्टी थी, या नन ऑफ दीज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द ड्यूटीज रिलेटेड टू क्राउन लैंड्स वॉज परफॉर्म्ड बाय। क्लियर। सो सीता अध्यक्ष है, कोष अध्यक्ष है, लौह अध्यक्ष है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है। इसके आंसर्स आप लोगों को पीपीटी के एंड में मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से इन लेक्चर्स को देखें, समझें। कोई डाउट है तो मैं बैठी हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।